हेलो फ्रेंड्स। सोशल विद सविता चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो हम उसी को आज डिस्कस करने आए हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे 20 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ गोल्स रिलेटेड टू अ स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। तो देखिए, हमें डेवलपमेंटल गोल्स बताने हैं कि एक स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो देखिए, उससे रिसर्च की अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो यानी फर्स्ट तो होगा, और साथ में अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड, ये भी ठीक है। पर अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडिपेंडेंस ये गलत है, ये इसके डेवलपमेंटल गोल्स नहीं है। और अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट भी गोल्स है, यूनिवर्सिटी से उसे कोई जॉब मिल जाए अच्छी सी। तो हमारे 1 to 4 है, 1 to 4 सी ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए ओनली 1, 2 and 4 आर करेक्ट। सेकंड, the growth of digital technology has greatly influenced globalization. Which of the following is its main benefit? तो इसका मेन बेनिफिट है कि उसने कनेक्टिविटी को इनहेंस कर दिया, अच्छा कर दिया। और ऑप्शन है सी। थर्ड, आपको ये सोर्सेज ऑफ लोन दिए हुए थे, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो देखिए, फॉर्मल सोर्सेज में होता है कमर्शियल बैंक और साथ ही साथ गवर्नमेंट। लैंडलॉर्ड सो लेंडर होते नहीं, तो यानी 1 और 3। और ऑप्शन ए में 1 and 3 था, तो 1 and 3 आर करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक आया था, इसमें सेक्टर दिया हुआ था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो पूछा गया था फिल भरना है, तो इसमें आंसर होगा नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्शन को दिखाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सेक्टर्स के रिगार्डिंग दिए हुए हैं कुछ, आपको इसमें से ऑड वन आउट चूज करना है। जैसे कि ए ऑप्शन में देखिए, तो पायलट, ड्राइवर और गार्डनर दोनों टर्शियरी सेक्टर में है, क्योंकि कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं पर ये एड कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। बी ऑप्शन में भी फिशरमैन, टीचर, लॉयर। पर सी ऑप्शन में जो फार्मर है, फार्मर तो प्रोड्यूस कर रहा है ना, सो इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कर रहा है। सो इसलिए हमारे सी ऑप्शन में फार्मर की वजह से ऑड वन आउट हो गया। सो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, इंजीनियर, प्रोफेसर एंड लॉयर। सिक्स्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच बेसिस। वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट को किस बेसिस पे डेवलप करता है? सो इसका आंसर है पर कैपिटा इनकम, इसलिए मेरा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेवेंथ क्वेश्चन में बताना है हमको ABCDEF कंट्रीज दी हुई हैं। आपको बताना है कौन सी कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है और हाई रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो देखिए, इसमें ए का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, साथ ही साथ उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी रैंक भी सबसे ज्यादा है 73। सो इसलिए हमारा आंसर होगा ए कंट्री, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8, in which year the constitution amendment provided for 33% representation of women in the locals of government system in India was made? तो इसका आंसर है ईयर 1992, यानी सी ऑप्शन। 9th, ने बोला गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज सिटीजन्स और एक्सपर्ट्स की मदद से। सो ये क्या इसका पॉजिटिव आउटकम है इस प्रोसेस का? सो हमें इसमें बताना है कि इस प्रोसेस का पॉजिटिव आउटकम क्या है। तो इसका आंसर होगा सिटीजन फील एम्पावर्ड टू डिटरमाइन पॉलिसीज, यानी ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन, आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी परफेक्टली मैच्ड है। जैसे कि ए ऑप्शन में आपको दिया है राष्ट्रीय जनता दल, जो कि उत्तर प्रदेश में दिखा रखा है पर ये बिहार में होता है, तो ये गलत है। जनता दल बिहार में दिखा रखा है, ये भी गलत है। ये होता है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय लोक दल असम में दिखा रखा है, ये भी गलत है। बीजू जनता दल ओडिशा में दिखा रखा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। तो देखिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वो होता है जब पावर डिवाइड की जाती है बिटवीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें डी ऑप्शन में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन, हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस अमंग गवर्नमेंट। सो आपको बताना है सुटेबल ऑप्शन कौन सा है कि फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस करता है गवर्नमेंट्स अक्रॉस द नेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जिसमें लिखा हुआ है बाय इंश्योरिंग अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 13 असर्शन रीजन क्वेश्चन आया है। असर्शन 13 में असर्शन लिखा है द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम। असर्शन ठीक है। रीजन लिखा है डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट अ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर। रीजन भी ठीक है पर दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, so इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी बोथ इन आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 14 आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 में मिनरल्स है और कॉलम 2 में उनके फीचर्स है। देखिए कॉपर कॉपर का फीचर है कि वो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। बॉक्साइट का फीचर है कि वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में यूज होता है। माइका का फीचर है कि वो कॉपर का फीचर था कि वो इलेक्ट्रिक केबल्स और टेक्सटाइल्स में यूज होता है, और माइका का यूज है कि वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और मैंगनीज यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और पेंट्स में। सो हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है बॉक्स में, आपको उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये एक मेजर क्रैश क्रॉप है इंडिया में, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड मेनी स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अगर यहाँ पे असम होता तो हम टी मानते, कर्नाटक एंड तमिलनाडु लिखा हुआ है तो इसलिए हमें यही सोच लिखा कि ये कॉफी है, और लास्ट में लिखा भी हुआ है इट इज नोन फॉर इट्स एरोमा। सो आंसर बी कॉफी। 16th क्वेश्चन, एक रिसर्चर एग्जामिन कर रहा सॉइल टाइप को जो वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक से बनी है और रिच इन मिनरल्स है। देखिए सिर्फ ब्लैक सॉइल ही ऐसी है जो वॉल्केनो के वेदरिंग से बनी है, सो इसलिए ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल इज करेक्ट। 17 आपको 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको उनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करना है, यानी बताना है कि सही असेंडिंग ईयर्स में आपको उसको पुट करना है। तो देखिए ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था हमारा 1815 में, बिगिनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स हुई थी 1797 में, प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रूशियन किंग विलियम वन एज जर्मन एम्परर तो इसका ईयर है 1871, एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्टर इमैनुअल II एज द किंग ऑफ इटली 1861। सो यानी नेपोलियनिक वॉर्स पहले शुरू हुई तो यानी 2, फिर ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में तो 1, और फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रूशियन किंग हुआ 1871 में तो लास्ट में आएगा, और फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्टर इमैनुअल II। सो हमारा होगा 2143, हमारा ऑप्शन सी उस हिसाब से करेक्ट है। 18th क्वेश्चन, आपको पिक्चर दी हुई है, आपको बताना था इसका पोएट कौन है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये भारत माता की फोटो है, तो भारत माता की फोटो को बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19th क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंट कल्चर को यूज क्यों किया उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। देखिए इसका आंसर है कि वो प्रिंट मीडिया को स्प्रेड करने के लिए ताकि वो अपना ईस्टर्न कल्चर फैला सके। 20th क्वेश्चन, व्हाई वाज द सिल्क रूट कंसीडर्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज की वजह से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब सेक्शन ए समाप्त होता है, हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। 21st क्वेश्चन का ए पार्ट, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें आपके ये लिखना था कि प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, इंडिया का एग्जांपल देते हुए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज में रिच है पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पुअर है, बिहार फर्टाइल लैंड में अच्छा है पर
वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए वहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। सबको एक्सप्लेन एग्जांपल्स देख के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था। अगर आपने किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आपको एक्सप्लेन था कैसे कि सोर्सेज किसी accumulation of resources in few hands have created a class of rich and poor और indiscriminate use of resources ने ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट कर दी है, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। 22nd, हाउ डिड द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हेल्प टू एनहांस द रोल ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ, एक्सप्लेन। तो इस पे आपको एक्सप्लेन करना था कैसे उन्होंने वो एजिटेटेड किया यानी प्रोटेस्ट किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ, सो आपको एक्सप्लेन था किसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन सिस्टम को बताना था कैसे कि ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने वुमेन का रोल इम्प्रूव किया पब्लिक लाइफ में, ये आपको लिखना था। और साथ ही साथ ये लिखना था कि ये रेडिकल मूवमेंट्स थे जिन्होंने मांग की थी कि वुमेन को फैमिली पर्सनल लाइफ में भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबको इसको लिखना था। 23rd में पब्लिक फैसिलिटीज का रोल बताना है आपको क्वालिटी ऑफ लाइन में, इसको बताना था। तो था जैसे पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ये बेसिक सर्विसेज होती हैं और सबके लिए नेसेसरी होती हैं, और ये हेल्प करती है मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और गवर्नमेंट को इन फैसिलिटीज को हर किसी को पहुंचाना चाहिए, स्पेशली पुअर पीपल को। 24th, why was the Indian subcontinent significant to trade networks before European intervention? तो इसमें आपको लिखना था सबको इसमें बताना था कैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये प्रीशियस मेटल्स होते थे, स्पाइसेस होते थे, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट ट्रेड नेटवर्क होते थे वहाँ पे, पर यूरोप इंटरवेंशन के बाद वो एक कॉलोनी बन के रह गया इंपीरियल रूल की, आपको इसको एक्सप्लेन करना था। अब सेक्शन सी आता है। 25th क्वेश्चन में आपको लिखा है कि हाउ डिड द ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन 1991 स्टिमुलेटेड लिबरलाइजेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो आपको इसमें था कैसे लिबरलाइजेशन हुआ, फिर इंडियन गुड्स compete करने लगे फॉरेन गुड्स से ग्लोबल लेवल पे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, आपको उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना था। 26 का ए पार्ट, आपको स्टेप्स लिखने थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए थे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड बिलोंगिंग, यानी आपको लिखना था इसमें कैसे कि जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस दैट मीन यूनिफॉर्म लॉज ऑफ ऑल सिटीजंस, और साथ ही साथ स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड टू नेशनल असेंबली, आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने थे। इसके और पार्ट में आपको हिस्टोरिकल फैक्टर्स लिखने थे जो कंट्रीब्यूट किया इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन द बाल्कन्स, जैसे कि बाल्कन स्टेट्स पहले यूनाइटेड थे पर सब्जुगेट कर दिए गए, वो फ्यूरियसली जेलस थे, ये आपको लिखना था इसमें। 27, आपको मेजर्स को एग्जामिन करना था टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल इन इंडिया, यानी बेसिकली आपको एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लिखने थे कोई भी 3, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्शन इंश्योरेंस स्कीम्स लागू की है गवर्नमेंट ने किसानों के लिए, ये आपको लिखना था। 28, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन डेमोक्रेसी, सबको बताना था अपोजिशन क्या होती है, कि जो पार्टी हार जाती है इलेक्शंस में वो रूलिंग पार्टी के लिए अपोजिशन का काम करती है, वो उसकी रॉन्ग पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है और डिफरेंट व्यूज पुट अप करती है, और कभी कभी मूवमेंट भी लॉन्च करती है फॉर रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, सबको लिखना था। 29, आपको रोल ऑफ गवर्नमेंट इस पॉलिसीज लिखना था प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, जैसे कि गवर्नमेंट ने लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देना शुरू कर दिया रूरल इंडिया में लोगों को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर प्रमोट इंडस्ट्रीज के, या कोई दाल मिल या कोल्ड स्टोरेज खोलकर जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर पाएँ और बेच सके जब उनका प्राइस अच्छा हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन को बेटर किया, आपको इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना था। अब हमारे 5 क्वेश्चन है सेक्शन डी। ए पार्ट,
आपको गांधी जी का रोल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एग्जाम्पल क्रिएट करना था। जैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत के सपोर्ट में चालू किया था, फिर उसके बाद उन्हें बंद करना पड़ा मूवमेंट। आपको इस चीज़ को 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना था। इसके और पार्ट में हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एबल टू ब्रिंग ऑल कम्युनिटीज टुगेदर इन इंडिया, एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स। आपको इसमें कैसे कम्युनिटीज के पार्टिसिपेशन को एक्सप्लेन करना था, जैसे कि रिच पीजेंट क्लास, बिजनेस क्लास, स्मॉल फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वुमेन, आपको इनको एक्सप्लेन करना था। 31st के ए पार्ट में लिखा है इट वुड बी बेनिफिशियल टू डेवलप सस्टेनेबल वे टू मीट ग्रोइंग एनर्जी डिमांड इन इंडिया। सबको इसमें एनर्जी को कंजर्व कैसे किया जाए, आपको इसको एक्सप्लेन करना था। ये देखिए कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है और वो कैसे एक्सप्लेन कम कर सकते हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना था। इसके और पार्ट में वी हैव टू यूज अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर टू कंजर्व आवर मिनरल्स। इसमें बताना था कि कैसे कि मिनरल रिसोर्सेज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत स्लो है और क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, आपको उनको लिखना था इस क्वेश्चन में। 32nd के ए पार्ट में डेमोक्रेसी एलिवेट्स ह्यूमंस फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू सिटीजन, यानी आपको इसमें बताना था कि कैसे डेमोक्रेसी फ्रीडम प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को और डिग्निटी बढ़ाता है इंडिविजुअल की। आपको इसको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना था। इसके और पार्ट में आपको लिखना था कैसे डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं, कि डेमोक्रेसी जैसे डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, आपको इसको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना था। थर्ड, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट इन रूरल इकोनॉमी। आपको बताना था कैसे क्रेडिट जो है रूरल इकोनॉमी में, मतलब जो लेंडर्स हैं वो काम करते क्या करते हैं, लेंडर्स जो हैं वो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं रूरल इकोनॉमी में। जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है और फिर इसकी उस डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना था रूरल क्रेडिट में। इसके और पार्ट में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स के बीच में डिफरेंस लिखना था कि कैसे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में लोन्स दिए जाते हैं मनी लेंडर्स द्वारा या फिर आपके फ्रेंड्स द्वारा, और फॉर्मल में बैंक द्वारा, और इनफॉर्मल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फॉर्मल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनफॉर्मल का मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, जो कि फॉर्मल का है पब्लिक और सोशल वेलफेयर। आपको इसी को 5 पॉइंट्स में लिखना था। अब यहाँ पे हमारे शुरू खत्म होते हैं 5वां क्वेश्चन और शुरू होते हैं हमारी केस स्टडी। 34th क्वेश्चन में आपको सिविक्स की स्टडी आई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। 34.1 में लिखा है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम पंचायत एंड पंचायत समितिज। तो देखिए इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है कि a few ग्राम पंचायत a group together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। आपको इसी को लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे डिफरेंट है म्युनिसिपैलिटी से। तो आपको इसमें लिखना था कैसे कि जो म्युनिसिपैलिटी है वो टाउन्स में एग्जिस्ट करती है, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज में एग्जिस्ट करती है। और म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन होता है म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है मेयर। आपको इसको लिखना था। 34.3 लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट करती है, आपको ये बताना था। कैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स है जो बेस्ट अंडरस्टूड होती है लोकल लेवल पे और पीपल को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उनकी प्रॉब्लम्स की इन द लोकेलिटी। आपको उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना था। 35th क्वेश्चन हिस्ट्री की स्टडी आई है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट विजुअल कल्चर। आपको इसमें बताना था कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विजुअल कल्चर को इम्पैक्ट किया। तो इसमें हमको लिखना था कैसे, यहाँ से जैसे कि with the setting of an increased number of printing presses visual images could now be reproduced easily in multiple copies। आपको इसको लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में बताना था कैसे राजा रवि वर्मा ने कंट्रीब्यूट किया मास सर्कुलेशन ऑफ आर्ट इन इंडिया। तो आपको बताना था कैसे उन्होंने इमेजेस प्रोड्यूस की फॉर मास सर्कुलेशन। आपको बस यही लिखना था इसमें। 35.3 में आपको बताना था कैसे विजुअल कल्चर
मेमोरी शेप की 19th सेंचुरी सोशल लैंडस्केप की, कैसे 1870 से बाद यहाँ लिखा हुआ है कैरिकेचर्स और कार्टून्स पब्लिश किए गए जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट कर रहे थे। कुछ कैरिकेचर्स ने मजाक उड़ाया इंडियन फैसिनेशन का उनके वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ्स के लिए, और किसी ने सोशल चेंज का फियर एक्सप्रेस किया। आपको 2 लिखने थे इसमें। दिस क्वेश्चन सेक्रेड ग्रुप्स को लेकर के आपकी केस स्टडी आई है ज्योग्राफी से। 6.1 आपको बताना है कैसे सेक्रेड ग्रुप्स दिखाते हैं इंटरकनेक्टिविटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इकोलॉजी। तो देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि कैसे ये नेचर वर्शिप एक ओल्ड एज ट्राइबल बिलीफ है जो बेस्ड है थिंकिंग पे कि सारे नेचर क्रिएशंस को प्रिजर्व करना चाहिए, और such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form are called sacred groves। तो आपको ये लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि ट्राइबल प्रैक्टिसेस कैसे प्रमोट करती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको इसमें लिखना था कैसे कि ट्राइबल प्रैक्टिसेस उन फॉरेस्ट और ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है जो वो वर्शिप करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते थे, जैसे कि ये जो ट्राइबल्स होते हैं उड़ीसा बिहार के, वो टैमरिंड को मैंगो को वेडिंग्स के द्वारा पूजते हैं। आपको लिखना था इसमें एग्जाम्पल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है टू मेंटेन बैलेंस एंड एनवायरनमेंट। आप ये लिख सकते थे, ये लिखना था। साथ ही साथ कुछ जानवर के लिखना था कि वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे काउ मिल्क देती है, हेंस एग्स देती है। आपको ये लिखना था। अब आपको इसमें लिखना था। अब हमारा शुरू होता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। 27 के फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। सबको इसका आंसर है मद्रास, और बी का आंसर है गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ। तो ये दांडी में तोड़ा था। सबको लिखना है। 27 के सेकंड पार्ट में आपको 4 दिए हुए हैं, आपको सिर्फ 3 लोकेट और लेबल करने थे। जैसे कि ए पार्ट में डैम चेनाब रिवर पे जो कि है सलाल प्रोजेक्ट, वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। बी न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है नरौरा। सी म्यूज टेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड इन कर्नाटका, इसका आंसर है बेंगलुरु। और डी का आंसर है सी पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा पैराद्वीप। तो यहाँ पे हमारा पेपर समाप्त होता है। आप इन पेपर को देख के बता सकते, एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अपने मार्क्स को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करिएगा, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और सोशल विद सवेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।